इस मैजिक सिटी में तुम पिछले 4 सालों से लगातार हार्डवर्क कर रहे थे। पिछले 4 सालों में सबको ये प्रूव करने के लिए कि तुम कोई यूजलेस लूजर नहीं हो। तुमने लाइफ का हर खट्टा मीठा एक्सपीरियंस लिया था। तुम कभी आंधी तूफान में फूड डिलीवर करने भागे तो कभी चुपचाप फैक्ट्री में स्क्रू कसते रहे, बस इसलिए ताकि अपनी लाइफ थोड़ी बेहतर बना सको और इस सिटी में अपनी जगह बना सको। एक दिन तुम पूरी तरह थके हारे अपना फोन स्क्रॉल कर रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज पॉपअप हुआ। डिंग, डिटेक्ट हुआ है। होस्ट की फाइनेंशियल लकी वैल्यू आसमान छू रही है। 1 युआन पर सेकंड सिस्टम से मैच किया जा रहा है। बाइंड करने के बाद आप हर सेकंड 1 युआन अर्न करेंगे। इसकी प्राइस सिर्फ 3 डॉगहेड इमोजी है। बताइए बाइंड करना है या नहीं? तुम अपने फोन की स्क्रीन को घूरते रह गए। तुम्हारे मुंह से एक तंजिया स्माइल निकल गई। तुमने सोचा कि क्या बस एक कमेंट पोस्ट करने से कोई सिस्टम से बाइंड हो जाता है? ये तो सीधा साधा स्कैम है ना। हालांकि पता नहीं क्यों तुम्हारी उंगली ने जैसे कंट्रोल खोकर स्क्रीन पर 3 डॉगहेड इमोजी टाइप कर दिए। डिंग, बाइंडिंग सक्सेसफुल रही। 1 युआन पर सेकंड की अर्निंग्स एक्टिवेट हो गई है। जैसे ही तुमने इमोजी भेजा, ठीक उसी मोमेंट पर फोन तेजी से वाइब्रेट करने लगा। तुरंत बाद बैंक कार्ड के मैसेजेस एक के बाद एक पॉपअप होने लगे। 1 युआन, 1 युआन। डैम, ये तो सच में हो रहा है। ये तो नेजा वर्सेस अवतार या डिटेक्टिव टैंक का बॉल चौंग को पकड़ने जितना ही अनबिलीवेबल और क्रेजी था। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला रह गया और चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशंस आ गए। अगले ही सेकंड तुम्हारे सामने एक डार्क ब्लू लाइट स्क्रीन अपीयर हुई। उस पर क्लियरली लिखा था प्राइमरी वेल्थ 0 से 1 मिलियन, करंट वेल्थ 0 युआन, अर्निंग्स 1 युआन पर सेकंड। तुम इतने शॉक में थे कि बोल ही नहीं पा रहे थे। दिमाग तेजी से चलने लगा। तुमने पागलों की तरह कैलकुलेशन की। 1 युआन पर सेकंड यानी 1 मिनट में 60 युआन, यानी 1 घंटे में 3600 युआन। एक दिन में कमाई हुई 86,400 युआन। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साल भर में 30 मिलियन युआन से भी ज्यादा हो जाएंगे? ओ माय गॉड, बस एक दिन का प्रॉफिट पिछले पूरे साल भर के हार्डवर्क के बराबर था। और तो और अगर तुम 1 मिलियन युआन से ज्यादा स्पेंड कर देते हो तो आगे अपग्रेड भी कर सकते हो। तब पर सेकंड का प्रॉफिट 1000 युआन या शायद 10,000 युआन भी हो सकता है। शॉर्ट में कहें तो इस लूजर की लाइफ फाइनली चेंज होने वाली थी। तुमने एक्साइटमेंट में अपनी मुट्ठी भींची, दिल उम्मीदों से भर गया। उसी मोमेंट तुम्हें अचानक याद आया कि ऐसे सिस्टम वाले नॉवेल्स में अक्सर एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है। जैसे ही तुमने ये सोचा, माइंड में नोटिफिकेशन फिर से गूंजा। 1 युआन पर सेकंड सिस्टम का होस्ट किसी का सबऑर्डिनेट कैसे रह सकता है? न्यूबी क्वेस्ट रिजाइन करें। कल शाम 6 बजे तक अपना रेजिग्नेशन कंप्लीट करें। टास्क कंप्लीट करने पर न्यूबी गिफ्ट पैक रिवॉर्ड में मिलेगा। बस रिजाइन करना है। ये तो बहुत सिंपल है। कल उठते ही सबसे पहले यही करूंगा। तुम बेहद एक्साइटेड थे और फ्यूचर के हसीन सपने देखते हुए सो गए। अगली सुबह अचानक फोन की रिंग बजी। तुमने नींद में फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक एंग्री वॉइस आई। मेरे प्यारे भाई, जरा टाइम तो देख ले, कितना हो गया है? तुझे ये जॉब रखनी भी है या नहीं? तुम झटके से बेड से उठे। फूड डिलीवरी वाली अपनी येलो बैटल यूनिफॉर्म को पागलों की तरह ढूंढते हुए तुमने घबरा कर कहा, वियाग्र भाई, मैं बस अभी उठ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं पक्का टाइम पर पहुँच जाऊंगा। जल्दी कर, वरना इस मंथ का तेरा परफेक्ट अटेंडेंस बोनस काट लूंगा। और हाँ, मुझे अब व्याग्र मत बुलाया कर, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। दूसरी तरफ से बंदा चिढ़कर चिल्लाया। व्याग्र की बात सुनकर तुम जिद में कपड़े पहनने लगे, लेकिन आधे कपड़े पहनते पहनते तुम्हें अचानक कल नाइट की बात याद आ गई। तुम्हारे हाथों के मूवमेंट्स वही रुक गए। अरे यार, गुलामी की आदत तो जैसे बोन्स में बस चुकी है। तुमने तुरंत सिस्टम पैनल समन किया। प्राइमरी वेल्थ 1 मिलियन, विथड्रॉएबल वेल्थ 36,052 युआन। पैनल पर वो 36,000 युआन देखकर तुम्हारी स्माइल कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तुमने एक्साइटमेंट में हाथ मले और मन ही मन बुदबुदाए, सब निकाल लो। अगले ही सेकंड तुम्हारे फोन पर तुरंत एक मैसेज आया। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक का सेविंग्स कार्ड, एंडिंग 9527, क्रेडिट 36,052 युआन, करंट बैलेंस 124,480 युआन। फोन पर टेक्स्ट मैसेज देखकर तुम अपने दिल की खुशी रोक ही नहीं पा रहे थे। ये सब सच था, कोई ड्रीम नहीं। तुम्हें कल नाइट मिला न्यूबी गिफ्ट पैक वाला मिशन याद आया। तुम पूरी तरह एक्साइटेड हो गए। तुमने बचे हुए कुछ कपड़े अलग हटाए, सबसे कूल स्पोर्ट्सवेयर चुना और पहन लिया। फिर वो येलो बैटल यूनिफॉर्म उठाया और घर से बाहर निकल गए। तुम अपनी प्यारी सी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बैठे और स्टेशन की तरफ निकल पड़े। जब तुम स्टेशन पहुंचे तो सुबह के 11 बज चुके थे। ये टेक आउट ऑर्डर्स का पीक टाइम था, इसलिए स्टेशन पर लगभग कोई नहीं था। जैसे ही तुम अंदर गए, तुमने स्टेशन मास्टर को अपने कंप्यूटर पर बिजी देखा। वियाग्र भाई, मैं आ गया। तुम स्टेशन मास्टर के बगल में जाकर बैठ गए। अरे मेरे बाप, आज क्या कर रहा है तू? टाइम देख कितना हो गया है। क्या तेरा फोन टॉयलेट में गिर गया था? उस आदमी ने तुम्हें स्पोर्ट्सवेयर में देख
देखकर घूर कर देखा। उसकी आंखों में हैरानी की झलक थी। उसे तो लगता था कि तुम काम के इतने भूखे हो कि मंथ में कभी एक छुट्टी भी नहीं लेते थे, बस उस 300 युआन के परफेक्ट अटेंडेंस बोनस के लिए। आज सूरज वेस्ट से कैसे उग गया? पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे पूछा, तू ये कपड़े पहन कर आया है, क्या आज काम पर जाने का इरादा नहीं है? तुमने शौक देने वाले अंदाज में कहा, वियाग्र भाई, मैं रिजाइन करने के लिए रेडी हूँ। सामने खड़े स्टेशन चीफ के लिए तुम्हारे दिल में सच में बहुत रिस्पेक्ट थी। जब तुमने काम शुरू किया था तो उसने तुम्हारी बहुत हेल्प की थी और रहने के लिए एक अफोर्डेबल घर ढूंढ कर दिया था। वो वर्क स्पेस पर पर्सनली गाइड भी करता था और फूड डिलीवरी की कई सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करता था। उसी के सपोर्ट से तुमने साइट पर अपनी जगह बनाई थी। इसलिए जब तुमने रिजाइन करने की बात कही तो स्टेशन मास्टर को लगा तुम मजाक कर रहे हो। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारा माथा छुआ और मजाक में बोला, बुखार तो नहीं है? फिर ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहा है? वियाग्र भाई, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो कंफ्यूजन में देखने लगा। कल ही तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इस मंथ डिलीवरी किंग बनना है, फिर रातों रात क्या हो गया? उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या सच में कोई अच्छी जॉब मिल गई है? तुम हल्का सा मुस्कुराए, नहीं बस घर की याद आ रही है। कल मम्मी का कॉल आया था, सोचा 4 साल हो गए हैं, अब घर जाकर मिलना चाहिए। उसकी बात आधी ही रह गई, वो समझ गया। उसने कहा, ठीक है, तेरे एटीट्यूड से लग रहा है कि तू आज ही रिजाइन करने का मूड बना चुका है। हाँ भाई, आपको थोड़ा कष्ट देने के लिए सॉरी। उसने सिर हिलाया। मैं सिस्टर जियांग को बोल देता हूँ ताकि तेरी सैलरी कैलकुलेट हो जाए, दोपहर तक अकाउंट में आ जाएगी। तुम चुपचाप खड़े हुए और स्टेशन चीफ के आगे सिर झुकाया। ब्रदर डब्ल्यू, इन सालों में मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। उसने तुम्हारा कंधा थपथपाया। अब तू छोटा नहीं है, घर जाकर शादी वादी कर लेना और शादी में मुझे बुलाना मत भूलना। बेफिक्र रहो ब्रदर डब्ल्यू, आपका बड़ा वाला शगुन का लिफाफा कभी नहीं भूलूंगा। भाग यहाँ से, बड़े सपने देख रहा है। दोनों हंसते हुए बाहर की तरफ बढ़े। जैसे ही तुम स्टेशन से बाहर निकले, माइंड में सिस्टम का साउंड गूंज उठा, डिंग। न्यूबी टास्क कंप्लीट करने पर कंग्रेचुलेशन। क्या न्यूबी गिफ्ट पैक अनलॉक करना चाहते हैं? तुमने अपनी एक्साइटमेंट को दबाया और मुड़कर देखा। ब्रदर डब्ल्यू, आज रात माउस और बाकी लड़कों को बुला लेना, मेरी तरफ से फेयरवेल पार्टी होगी। वियाग्र भाई ने भी बात मान ली। ठीक है, टाइम और लोकेशन भेज देना, मैं सबको ले आऊंगा। थोड़ी कैजुअल बातों के बाद तुम अपनी स्कूटी पर बैठकर घर की तरफ निकल गए। कमरे पर पहुंचते ही तुमने तुरंत सिस्टम से न्यूबी गिफ्ट पैक ओपन करने को कहा। डिंग, न्यूबी गिफ्ट पैक ओपन हो गया है, कंग्रेचुलेशंस, आपको मिला है सी व्यू नंबर 1 में 720 SQM का डुप्लेक्स रिवर व्यू अपार्टमेंट और एस्टन मार्टिन DBX 707। तुम पूरी तरह शॉक रह गए। सिस्टम ने तो पहली बार में ही इतना बड़ा धमाका कर दिया था। लुजियाजुई CBD के कोर एरिया में बना सी व्यू नंबर एक सुपर लग्जरी अपार्टमेंट था जिसकी कीमत लाखों रुपए पर स्क्वायर मीटर थी। तुमने मन ही मन कैलकुलेट किया, इस घर की मार्केट वैल्यू कम से कम 200 मिलियन युआन थी। पिछले टाइम में तो तुम बिना खाए पिए भी जिंदगी भर इसका एक कोना नहीं खरीद पाते। एक्साइटमेंट के बाद तुम प्रॉपर्टी ऑफिस जाकर हैंडओवर की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए रेडी हुए। एस्टन मार्टिन पहले से ही तुम्हारे नए विला की पार्किंग में खड़ी थी। शीशे में खुद को देखते हुए तुमने सोचा, पहले एक अच्छा हेयर कट करवा लेना चाहिए। तुम्हारा फेस कट तो वैसे भी काफी अच्छा था, बस बालों की वजह से लुक दबा हुआ था। तुम तुरंत नीचे गए, स्कूटी उठाई और एक फेमस हेयर सैलून पहुंचे। अंदर जाते ही एक यंग लड़की ने तुम्हें ग्रीट किया। हेलो सर, आपको स्टाइलिंग करवानी है या हेयर वॉश और मसाज? तुमने पूछा, स्टाइलिंग के क्या चार्जेस है? हमारे पास 588, 888, 1288 और 1888 युआन के ऑप्शंस है। उसने सारे पैकेजेस की डिटेल समझाई। तुमने थोड़ा सोचा और कहा, 1888 वाला कर दो। लड़की के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ओके सर, प्लीज पहले हेयर वॉश और मसाज के लिए चलिए। तुम उसके साथ प्राइवेट रूम में चले गए। पहले लगा सिर्फ नॉर्मल हेयर वॉश होगा, पर उसने पैरों से लेकर हाथों और सिर तक की प्रॉपर मसाज शुरू कर दी। वहाँ की लड़कियाँ काफी यंग और अट्रैक्टिव थी। मसाज लगभग 1 घंटे चली, जिसके बाद तुम्हारा हेयर स्टाइलिस्ट आया। हेलो हैंडसम, मैं अल्फा का चीफ डिजाइनर केविन हूँ, आपको कैसा लुक चाहिए? तुमने कहा, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा बना दो। केविन ने ओके का जेस्चर किया। थोड़े टाइम बालों को सेट करके देखा और कटिंग शुरू कर दी। चीफ डिजाइनर के हाथ सच में काफी तेज चल रहे थे। बस आधे घंटे में तुम्हारा नया हेयर स्टाइल रेडी हो गया। पुराना अनप्रोफेशनल और अजीब लुक पूरी तरह गायब हो चुका था। फ्रंट डेस्क पर पेमेंट करने के बाद वो केविन की फेयरवेल के साथ सैलून से बाहर आ गया। इसी बीच दोस्त लोग फूड स्टॉल पर पहुंच चुके थे। ब्रदर WI अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं धोखा तो नहीं दे गया? सामान उठाकर भाग ही गया शायद। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। इस बंदे के आने पर 2-4 दिन तो इसकी क्लास लगानी पड़ेगी। ठीक उसी वक्त बाहर से शोर शराबे की आवाज आई। रात के वक्त इस स्ट्रीट फूड
स्टॉल पर बहुत भीड़ होती है, यहाँ टेबल मिलना वाकई बहुत मुश्किल था। दोपहर में जब उसने लोकेशन भेजी थी तो टाइम और जगह फिक्स कर दी थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि मेन बंदा ही लेट हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी? अभी वे सोच ही रहे थे कि प्राइवेट रूम का डोर खुला। उसने सिर अंदर डाला और आ गया। सॉरी दोस्तों, दोपहर में रेंट वाले कमरे की सफाई कर रहा था, बहुत थक गया था तो आंख लग गई। शाम 6 बजे के बाद उठा। अबे साले, तू आ ही गया आखिरकार। तेरा वेट करते करते तो फूल भी मुरझा गए। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वेटर को खाना सर्व करने के लिए बुलाया गया। एक सहकर्मी बोला, मैंने तो कैजुअल ऑर्डर किया है, तुम्हें जो खाना है मंगवा लो, मेरी जेब की चिंता मत करो। आज का दिन स्पेशल है, जमकर खाओ पियो। भाई तो एकदम दिलदार निकला, आज तो भाई के खूब पैसे खर्च करवाएंगे। यांगवे ने तुम्हारी तरफ देखकर पूछा। उसने कल निकलने का प्लान बनाया था, अभी नहीं जा रहा, कुछ दिन और रुकने का प्लान है। इतने सालों में इस इंटरनेशनल शहर को ढंग से देखा ही कहा है, इन 2 दिनों में घूमूंगा। यांगवे ने सिर हिलाया। हाँ, ब्रेक लेना तो बनता है, पर पता नहीं आगे फिर कब मिलने का मौका मिले। तुम मुस्कुराए, बिल्कुल मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही मन तुमने सोचा, पता नहीं जब दोबारा मिलेंगे और मेरी ये चेंज लाइफ देखेंगे तो इन सब की क्या हालत होगी। ये सोचकर तुम्हारी स्माइल और बढ़ गई। जल्द ही सारे डिशेस आ गए। गार्लिक प्रॉन्स, बुद्ध जम्प्स ओवर द वॉल, रोस्टेड पिजन में लिप्टा फ्री रेंज चिकन, स्टीम हैरी क्रैब और 3 फ्लेवर्स वाले क्रैफिश। साथ ही रॉ पिकल्ड सी फूड के 6 बाउल्स भी थे। माउस ने हैरान होकर देखा और बोला, इस पूरी टेबल का बिल तो 1 से 2,000 युआन आ जाएगा। भाई तू तो छा गया। पास खड़ा यांगवे भी काफी हैरान था। सब जानते थे कि तुम बहुत कंजूस इंसान हो, एक एक पैसे को संभाल कर खर्च करते हो। आज अचानक इतना बड़ा खर्चा क्यों? पर उन्हें क्या पता कि अब तुम हर सेकंड पैसे कमा रहे हो। जब तक ये 1 से 2,000 का खाना खत्म होगा तब तक तो तुम इससे डबल अर्न कर चुके होगे। तुमने सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है भाई, डर क्यों रहे हो? आज का दिन ग्रैंड होना चाहिए, पैसों की फिक्र छोड़ो और बस एंजॉय करो। ये सुनते ही माउस और बाकी लोग बड़ी सी स्माइल के साथ पास आ गए। भाई की बात सिर आंखों पर। मैं ज्यादा इमोशनल बातें नहीं करूंगा, आगे कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल कर देना। चलो अब शुरू करते हैं। बात खत्म होते ही सब खाने पर टूट पड़े। माउस के एक हाथ में प्रॉन्स थे और दूसरे में पिजन, जैसे 8 जन्मों से भूखा हो। दोपहर में 2 घंटे कमरे की सफाई करने की वजह से सभी को जोरों की भूख लगी थी। खाने पीने का ये दौर पूरे 2 घंटे चला। इस दौरान तुमने 2 बार क्रैफिश और गार्लिक प्रॉन्स और मंगवाए। टोटल 2,000 युआन खर्च हुए, लेकिन इन 2 घंटों में तुमने पूरे 7,200 युआन अर्न कर लिए थे। रात के 9:03 बज चुके थे। तुमने कहा, काफी देर हो गई है, आज के लिए इतना बहुत है। फूड स्टॉल से बाहर निकलते ही माउस तुम्हारे पास आया और दबी आवाज में बोला, भाई क्या हमारे साथ थोड़ा हेल्प करने चलोगे? तुमने चिढ़कर हाथ हिलाया। चल हट, परे हो, हर महीने जो थोड़ा बहुत कमाता है सब वही उड़ा देता है। मैं नहीं जा रहा। माउस के चेहरे पर थोड़ी निराशा आई। चलो ठीक है फिर। ब्रदर वियाग्र निकल रहे हैं। उन्हें विदा करने के बाद यांगवे मुड़ा और बोला, चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। जरूरत नहीं है वियाग्र भाई, आप घर जाओ और रेस्ट करो, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है फिर, मैं निकलता हूँ। उसने ज्यादा बहस नहीं की। आखिरकार 2 मैच्योर आदमियों की कोई डेट तो थी नहीं और दोनों का रास्ता भी अलग था। अभी तुम कुछ ही कदम चले थे कि अचानक बोले, वियाग्र भाई, फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल करना मत भूलना। यांगवे मुस्कुराया पर बोला, कुछ नहीं, बस पीठ फेर कर हाथ हिला दिया। जैसे ही तुम पार्किंग लॉट में पहुंचे, यांगवे ने अपनी कार के ठीक सामने एक येलो कलर की लग्जरी एसयूवी खड़ी देखी। जिसे गाड़ियों की समझ न हो वो भी एक नजर में बता सकता था कि इसका लुक और लग्जरी आसपास खड़ी बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग। ऊपर से यांगवे को गाड़ियों की अच्छी खासी नॉलेज थी। उसने एक नजर में पहचान लिया, ये तो एस्टन मार्टिन की DBX 707 है। 4 से 5 मिलियन युआन की टॉप टियर लग्जरी एसयूवी। वो उस एस्टन मार्टिन के 2 चक्कर लगाने लगा। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। यांगवे ने अपना फोन निकाला और कार के फ्रंट से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी कुछ फोटोज क्लिक की, फिर कार में वापस बैठकर उसे बड़े ध्यान से देखने लगा और सेटिस्फेक्शन में सिर हिलाया। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करके निकलने वाला था, उसकी नजर एक जानी पहचानी फिगर पर पड़ी। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ और विंडो नीचे करके तुम्हें आवाज देने ही वाला था कि उसने तुम्हें जेब से कार की चाबी निकालते देखा। जैसे ही तुमने चाबी का बटन दबाया, उस एस्टन मार्टिन की हेडलाइट्स तुरंत जल उठी। विंडो खोलने के लिए बढ़ा, उसका हाथ वही हवा में जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरे पर पूरी तरह शॉक छा गया। उसने देखा कि तुमने कार का डोर खोला, अंदर बैठे और गाड़ी को अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकाल ले गए। तब जाकर उसे एहसास हुआ, वो 4 मिलियन युआन से भी महंगी एस्टन मार्टिन सच में तुम्हारी ही थी। यांगवे ने अपना हाथ उठाया और खुद को एक थप्पड़ मारा
ताकि इस सदमे से बाहर आ सके। क्या बंदा है यार, सोचा नहीं था तू अपनी पहचान इतनी छुपा कर रखेगा। हम 3 साल से साथ काम कर रहे हैं और आज मुझे पता चल रहा है कि तू कोई अमीर घराने का रईसजादा, रिच सेकंड जनरेशन है। अब यांगवे तुम्हें एक अमीर बाप की औलाद समझ रहा था जो बस दुनिया देखने और एक्सपीरियंस लेने निकला था। तुम्हारे अचानक रिजाइन करने की बात सोचते ही उसे सब कुछ लॉजिकल लगने लगा। घर जाने का क्या मतलब था? यही कि फैमिली को लग गया था कि बंदे ने काफी स्ट्रगल देख लिया है, अब वापस आकर फैमिली बिजनेस संभालने का टाइम आ गया है। अभी स्ट्रीट फूड स्टॉल के बाहर तुमने जो बातें कही थी उन्हें याद करके यांगवे ने एक्साइटमेंट में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। तो इसका मतलब अमीर लोगों के सर्कल में तुम ही उसका इकलौता कनेक्शन थे। धूप आसमान में काफी ऊपर आ चुकी थी और फ्रेंच विंडो से होकर रोशनी सीधे सू चेन के चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरे पर हल्की गर्माहट महसूस होते ही सू चेन ने अलसाते हुए आंखें खोली। खिड़की के बाहर खिली हुई धूप देखकर उसने एक आलसी अंगड़ाई ली। अपनी मर्जी से सोकर उठने का मजा ही कुछ और था। वो थोड़ी देर बेड पर बैठा रहा, फिर अन्य मन से उठा। सू चेन का मन तो थोड़ा और लेटने का था, पर पेट में हल्की भूख लगने लगी थी। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया और बाहर जाकर खाना खाने के लिए कपड़े चेंज करने लगा। आखिरकार घर का फ्रिज तो हमेशा खाली रहता था और उसे खुद कुकिंग आती नहीं थी। लगता है एक प्रोफेशनल मेड रखनी ही पड़ेगी। जहाँ तक सफाई का सवाल था, सू चेन ने चुन्यान को पहले कहते सुना था कि उसके इस अपार्टमेंट के लिए एक प्रोफेशनल क्लीनिंग टीम है। जब भी जरूरत हो वे कभी भी आकर सफाई कर सकते हैं। ये सोचते ही सू चेन के दिमाग में चुन्यान का वो परफेक्ट और अट्रैक्टिव फिगर घूम गया। सच कहें तो सू चेन के दिल में उसके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरकार वो एक नॉर्मल लड़का था और खूबसूरत लड़कियां किसे पसंद नहीं होती, खासकर चुन्यान जैसी जिसका लुक और फिगर दोनों कमाल के थे। हाल ही में उसने जो साफ साफ इशारे किए थे वे सू चेन को अच्छे से समझ आ रहे थे। भले ही बंदा पूरी तरह इनोसेंट हो, पर इतनी समझ तो सबको होती ही है। सू चेन अगर आज हिम्मत करके बोल देता तो चुन्यान पक्का उसी रात उसके बेड पर होती। पर आखिरकार सू चेन ने अपने दिल की उस बेचैनी को दबा लिया। इस मामले में वो एक्साइटेड भी था और थोड़ा डरा हुआ भी, क्योंकि 23 साल का होने के बावजूद सू चेन अंदर से एकदम सीधा साधा और सिंगल ही था। एक हल्की सी सांस छोड़कर सू चेन ने उस बारे में सोचना बंद कर दिया। जो होगा देखा जाएगा। अपनी वॉक इन क्लोजेट में पड़े उन कुछ सस्ते कपड़ों को देखकर सू चेन के चेहरे पर एक फीकी स्माइल आ गई। इनमें से सबसे पुराने कपड़े उसके पास 4 साल से थे, जब वो पहली बार शंघाई आया था और उसने ऑनलाइन खरीदे थे। यहाँ तक कि सबसे नया कपड़ा भी 1 साल पुराना था। उसने उनमें से एक ठीक ठाक सा आउटफिट निकाला और पहन लिया। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा। बुरा नहीं है, सू चेन उन लड़कों में से था जिनका लुक धीरे धीरे पसंद आता है। बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं, पर नॉर्मल लोगों से थोड़ा बेहतर। सिस्टम स्टेटस होस्ट सू चेन, बिगिनर गॉड ऑफ वेल्थ। सिस्टम एक्सपीरियंस 20/2020। वेल्थ लिमिट 1,000,000 युआन। विथड्रॉएबल अमाउंट 90,086 युआन। सू चेन ने ध्यान दिया कि एक्सपीरियंस 20 बढ़ा है, जो कल रात के डिनर और 20 युआन पार्किंग फीस की वजह से था, और सिर्फ एक ही दिन में उसकी अक्यूमुलेटेड वेल्थ 90,000 युआन हो चुकी थी। अपनी पुरानी सेविंग्स मिलाकर अब उसके पास कुल 200,000 युआन से थोड़ा ज्यादा बैलेंस था। उसने मन ही मन कमान दी और सिस्टम के वे 90,000 युआन सीधे विथड्रॉ कर लिए। अगले ही सेकंड फोन बजा और पेमेंट का मैसेज आ गया। उसने कैजुअली एक नजर डाली, फोन जेब में रखा, चाबी उठाई और रूम से बाहर निकल गया। प्लैटिनम बिल्डिंग उसके अपार्टमेंट के पास ही स्थित थी। सू चेन को गक्सी या हर्म्स जैसे लग्जरी ब्रांड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहाँ जाना तो सीधे पैसों की बर्बादी थी। फर्स्ट फ्लोर पर कैजुअली घूमते हुए उसे आदमियों के कपड़ों की एक अच्छी सी स्पेशलिटी शॉप दिखी, वैनियो पसेली। सू चेन ने नाम पढ़ा पर उसे पहचान नहीं पाया, फिर भी वो टहलते हुए सीधे अंदर चला गया। शॉप काफी बड़ी लग रही थी। वहाँ टोटल 6 सेल्स असिस्टेंट्स थे, लेकिन कस्टमर्स बहुत कम थे। सू चेन को मिलाकर सिर्फ 3 लोग। फ्रंट डेस्क पर खड़ी कुछ सेल्स गर्ल्स ने सू चेन पर नजर डाली। उनमें से एक सीनियर सेल्स गर्ल ने कहा, ज़ियाओली, तुम्हें काम करते हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं ना? जाओ उस यंग मैन को ग्रीट करो और अपनी सेल्स स्किल्स की प्रैक्टिस करो। ज़ियाओली ये सुनकर थोड़ी हैरान हुई। ध्यान रहे वो यहाँ लगभग 1 हफ्ते से काम कर रही थी। आमतौर पर शॉप में कम ही कस्टमर्स आते थे और बाकी सीनियर्स सारे अच्छे कस्टमर्स आपस में बांट लेते थे। वे ज़ियाओली से कहते थे, तुम अभी नई आई हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, कहीं कस्टमर को नाराज न कर दो। पर आज तो जैसे सूरज पश्चिम से उगा था। मैनेजर ने खुद आगे बढ़कर उसे कस्टमर को अटेंड करने के लिए कहा था। ये सब सोचते हुए भी ज़ियाओली ने एक्साइटमेंट में कहा, ओके मैनेजर, और वो तेजी से सू चेन की तरफ
बढ़ गई। शियाओली के जाने के बाद एक सेल्स असिस्टेंट ने कंफ्यूजन में पूछा, मैनेजर आपने रिसेप्शन के लिए शियाओली को क्यों भेजा? फीमेल मैनेजर मुस्कुराई और बोली, अरे तुम्हें क्या लगता है कोई भी यंग लड़का ये अफोर्ड कर सकता है? जरा उसके कपड़े देखो, सब स्ट्रीट स्टॉल का सामान है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 300 युआन का होगा। थोड़ा रुककर वो आगे बोली, तुम जरा ध्यान से देखो, उस लड़के ने कोई एक्सेसरीज नहीं पहनी है, बाल बिखरे हुए हैं और स्किन भी थोड़ी डार्क है, लेकिन फिगर काफी सही है। इससे साफ पता चलता है कि वो कोई आउटडोर लेबर वाला काम करता है, मोस्ट लाइकली फूड डिलीवरी या कंस्ट्रक्शन साइट्स का। एनालिसिस सुनकर सब ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें बात समझ आ गई हो। दूसरी तरफ सू चेन ने कुछ अच्छी पोलो शर्ट्स देखी थी। उसने एक यंग सेल्स असिस्टेंट को देखा और उसकी तरफ बढ़ा, हेलो सर, आपका बी में वेलकम है, मैं शाओली हूँ, आपकी सेल्स असिस्टेंट, आपकी हेल्प करके मुझे खुशी होगी। बोलते वक्त उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। ये देखकर सू चेन हल्का सा मुस्कुराया, हेलो, ये कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं इन्हें ट्राई कर सकता हूँ? सू चेन ने उन कुछ कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा जो उसे पसंद आए थे। शाओली भी सू चेन की बात सुनकर शॉक रह गई। क्या कोई प्रॉब्लम है? सू चेन ने आईब्रो उठाकर पूछा। सू चेन की बात सुनकर शियाओली ने तुरंत हाथ हिलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप बस एक मोमेंट रुकिए, मैं अभी आपके लिए साइज ले आती हूँ। शियाओली ने टेप से सू चेन के मेजरमेंट्स लिए और उसके चक्कर लगाकर देखा। फिर उसने सही साइज के कपड़े और शूज सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। उसकी स्पीड काफी फास्ट थी। उसने सू चेन को ज्यादा वेट नहीं कराया। कुछ ही देर में सही मैच किए हुए कपड़े और शूज के सेट्स सू चेन के सामने थे। सर, आपको ये कैसे लगे? क्या इनमें कोई ऐसा कलर है जो आपको पसंद न आया हो? सू चेन ने एक नजर डाली, सब काफी अच्छे थे। उसने सेटिस्फेक्शन में सिर हिलाया। सू चेन का सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन देखकर शियाओली ने पास के फिटिंग्स रूम की तरफ इशारा किया, सर, ये हमारा चेंजिंग रूम है, आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, सू चेन ने एक सेट उठाया और सीधे चेंजिंग रूम में चला गया। जैसा कि कहते हैं, कपड़े इंसान की पर्सनालिटी बदल देते हैं। जब सू चेन कपड़े चेंज करके बाहर आया तो शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखकर खुद हैरान रह गया। अगर चेंजिंग रूम में जाने से पहले सू चेन का लुक 10 में से 80 पॉइंट का था, तो अब वो कम से कम 85 पॉइंट्स पर पहुंच चुका था। बिखरे बाल सेट होते ही वो काफी कूल लग रहा था। सू चेन शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को लेफ्ट राइट देखने लगा और सेटिस्फेक्शन में सिर हिलाया, हूँ शाओली, अब मैं बाकी के सेट्स ट्राई नहीं करूंगा। ये सुनकर शियाओली की आंखों में हल्की निराशा आई, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके सर। इसके बाद वो बाकी के सेट्स वापस रखने लगी। पास खड़ा सू चेन ये देखकर शॉक रह गया, अरे, मेरे कहने का मतलब था कि मैं ये सारे सेट्स ले रहा हूँ। सू चेन के ये वर्ड्स शियाओली के लिए किसी मैजिकल म्यूजिक की तरह थे। वो एक्साइटमेंट में खुशी से चिल्ला उठी, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया। शियाओली को एहसास हुआ कि वो ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसने सू चेन से सॉरी बोला और कपड़े लेकर तेजी से फ्रंट डेस्क की तरफ भागी। जब फीमेल स्टोर मैनेजर को पता चला कि सू चेन ने पूरे 6 सेट्स खरीदे हैं, तो वो पूरी तरह शॉक रह गई। क्या आजकल के रईस लड़कों को नॉर्मल बनकर घूमना और दूसरों को शॉक देना पसंद आ रहा है? इन कपड़ों का टोटल बिल सू चेन को 120,000 युआन पड़ा, यानी पर सेट कपड़े और शूज मिलाकर लगभग 20,000 युआन। सू चेन ने उन दर्जनों कैरी बैग्स को देखा तो थोड़ा परेशान हो गया। शायद शियाओली उसकी प्रॉब्लम समझ गई थी। उसने पास आकर कहा, सर, हम ये सब आपके घर डिलीवर करवा सकते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। अपना फोन नंबर और एड्रेस देने के बाद सू चेन नए कपड़े पहनकर वहाँ से स्टाइल में निकल गया। शियाओली हाथ में एड्रेस वाली पर्ची लिए सू चेन के जाते हुए फिगर को टकटकी लगाए देखती रही। शियाओली, वहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़ी हो? जल्दी करो और ये कपड़े डिलीवर करवाओ, फीमेल मैनेजर ने हल्की चिढ़ के साथ कहा। उसे लगा शियाओली इतनी बड़ी सेल करके खुशी में सुध-बुध खो बैठी है। शियाओली ने मुड़कर कहा, मैनेजर, आपको नहीं लगता कि सच में अमीर लोग बहुत सिंपल बनकर रहते हैं? मैनेजर ने शॉक होकर शियाओली की तरफ देखा, आगे सुनने का वेट करते हुए। वो हैंडसम लड़का जो इतने सिंपल कपड़ों में आया था, वो सी व्यू नो 1 में रहता है, जिसकी वैल्यू 100 मिलियन युआन से भी ज्यादा है। ये कहकर शियाओली ने वो पर्ची ध्यान से अपनी पॉकेट में रख ली। ये सुनकर मैनेजर कंफ्यूज हो गई और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब स्माइल आ गई। कपड़ों की शॉप से बाहर निकलने के बाद सू चेन के चेहरे पर हल्का सा दर्द वाला एक्सप्रेशन आया। ये शॉपिंग सेंटर सच में अलग लेवल का है। ऐसे ब्रांड्स जिनका नाम भी नहीं सुना था, सिर्फ 6 सेट्स के लिए 120,000 युआन उड़ गए। अगर किसी फेमस लग्जरी ब्रांड में जाता तो पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाते। पर खैर, ये पोलो शर्ट्स भी तो कई हजार युआन की है। ये कुछ दर्जन युआन के कपड़ों से सच में बहुत बेहतर था। एक हल्की सी सांस छोड़ने के बाद सू चेन सीधा ऊपर की तरफ गया। उसका पेट भूख से जोर जोर से कुलबुला रहा था।
उसे एक सिचुएन रेस्टोरेंट दिखा जहाँ काफी अच्छी भीड़ थी। उसने कैजुअली 2 सिग्नेचर डिशेस ऑर्डर की, ट्वाइस कुक्ड पोर्क और यक्सियन श्रेडेड पोर्क। सच कहें तो इस सिचुएन रेस्टोरेंट के शेफ की कुकिंग स्किल्स वाकई कमाल की थी, खासकर यक्सियन श्रेडेड पोर्क। उन्होंने एकदम ऑथेंटिक सिचुएन स्टाइल में स्टर फ्राई किया था। सिर्फ अचार वाली मिर्च, अदरक, लहसुन और खट्टा मीठा सॉस था। उन्होंने गाजर के लच्छे या सेवई जैसी कोई फालतू चीज नहीं मिलाई थी। इन 2 डिशेस के साथ सू चेन ने पूरे 4 बाउल चावल उड़ा दिए। वेटर भी सू चेन को बार बार अचरज से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। बिल आया 258 युआन। अगर पहले का टाइम होता तो 258 युआन में सू चेन पूरा एक हफ्ता गुजार देता। सिचुएन रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त शीशे में सू चेन को अपने घने बाल दिखे। वो रुका और उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। उसने अपने फोन में चेक किया तो पता चला कि इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर के 3rd फ्लोर पर एक फेमस हेयर सैलून है, जहां काइल नाम का एक फेमस हेयर स्टाइलिस्ट बैठता है। जैसे ही वो अंदर गया, एक यंग फीमेल ग्रीटर तुरंत मुस्कुराते हुए आगे आई। हेलो सर, आप स्टाइलिंग करवाने आए हैं या फिर हेयर वॉश और मसाज? स्टाइलिंग? सू चेन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सैलून का बिजनेस वाकई बहुत अच्छा चल रहा था। लगभग कोई भी सीट खाली नहीं थी। सर, मैं जान सकती हूँ कि आप किस प्राइस रेंज में लुक बनवाना चाहते हैं? हमारे पास 588, 888, 1288 और 1188 युआन के ऑप्शंस हैं। रिसेप्शनिस्ट ने अलग अलग प्राइस रेंज के फर्क भी समझाए। सू चेन ने एक मोमेंट सोचा और बोला, 1888 वाला कर दो। ओके सर, आइए पहले हेयर वॉश और मसाज करवा लेते हैं। सू चेन एक रोबोट की तरह उस लड़की के बताए मुताबिक शैम्पू बेड पर जाकर लेट गया। पहले तो सू चेन को लगा कि ये एक सिंपल हेयर वॉश होगा, पर शैम्पू करने वाली लड़की ने आते ही सू चेन की मसाज शुरू कर दी। और ये कोई सिर्फ सिर की मसाज नहीं थी, उसने पैरों से लेकर हाथों और सिर तक प्रॉपर मसाज की। मजेदार बात ये थी कि यहाँ की शैम्पू गर्ल्स काफी यंग थी, लगभग 23 से 24 साल की। सभी का फिगर एकदम अट्रैक्टिव और कर्वी था। उन्हें ब्यूटीज की कैटेगरी में रखा जा सकता था। उनके कपड़े भी काफी लाइट थे। मसाज करते वक्त बार बार सू चेन को टच फील हो रहा था, जिससे सू चेन थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा था। पर उस लड़की के चेहरे पर हल्की स्माइल देखकर लगा कि वे इस सब की यूज्ड टू है। सू चेन भी समझ गया कि शायद ये उनके प्रीमियम सर्विस का ही पार्ट है। लगभग 1 घंटे के वॉश और मसाज के बाद सू चेन आखिरकार अपने स्टाइलिस्ट टीचर टोनी से मिला। वो 30 के आसपास का लग रहा था और उसने वेस्ट पहना हुआ था। सू चेन को पहली नजर में ही उसका लुक काफी प्रोफेशनल लगा। हेलो, मैं अल्फा का चीफ डिजाइनर केविन हूँ। आप कैसा लुक क्रिएट करवाना चाहते हैं? सू चेन ने थोड़ा सोचा फिर बोला, मेरे फेस शेप के हिसाब से जो बेस्ट लगे वैसा डिजाइन कर दो। आखिरकार सू चेन के माइंड में तो बचकट के अलावा सिर्फ नॉर्मल हेयर कट की ही समझ थी। केविन ने कॉम्ब उठाया और 1 से 2 मिनट तक सू चेन के सिर पर हाथ चलाकर स्टाइल इमेजिन किया। फिर उसने सू चेन को समझाया और तुरंत काम पर लग गया। चीफ सच में चीफ कहलाने के लायक था। उसके हाथ काफी फास्ट चल रहे थे। सू चेन शीशे में अपने रिफ्लेक्शन को धीरे धीरे बदलते हुए देखता रहा। लगभग आधे घंटे में सू चेन को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जहाँ पहले थोड़ा ग्रीसी और डल लुक आता था, अब वो सीधा एक चीयरफुल और सनी यंग मैन में बदल चुका था। सर, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? केविन ने कॉन्फिडेंस के साथ पूछा। सू चेन ने शीशे में खुद को देखा और सेटिस्फेक्शन में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, चीफ सच में चीफ टाइटल डिजर्व करता है। आपकी कारीगरी वाकई कमाल की है। सू चेन को सेटिस्फाइड देखकर केविन की आंखों में चमक आई और वो मुस्कुराकर बोला, सर, क्या आप पास में ही रहते हैं? हाँ, पास में ही रहता हूँ। सू चेन ने अपने बाल सेट करते हुए कैजुअली रिप्लाई किया। ये सुनते ही केविन और ज्यादा एंथुजियास्टिक हो गया। उसे पता था कि लुजियाजुई कमर्शियल सेंटर के आसपास रहने वाले लोग या तो बेहद अमीर होते हैं या बहुत पावरफुल। सर, अगर आप मेरी स्किल से सेटिस्फाइड हैं, तो क्यों ना हमारे साथ एक मेंबरशिप कार्ड बनवा ले? मेंबरशिप कार्ड की बात सुनकर सू चेन थोड़ा शॉक हुआ। ये तो वही बात हो गई कि उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ लो। सू चेन ने एक सेकंड सोचा और पोलाइटली मना कर दिया। ये सुनकर केविन ने अपनी जैकेट की पॉकेट से एक बहुत ही फाइन बिजनेस कार्ड निकाला और दोनों हाथों से सू चेन की तरह आया। ये मेरा बिजनेस कार्ड है सर, अगली बार आप सीधे मुझे ही कॉल कीजिएगा। सू चेन ने कार्ड लिया, एक नजर देखा और कैजुअली जेब में रख लिया। फ्रंट डेस्क पर बिल पे करने के बाद सू चेन केविन की फेयरवेल के साथ वहाँ से निकल गया। सैलून से निकलने के बाद सू चेन का आगे और घूमने का कोई इरादा नहीं था। वो लिफ्ट से सीधा नीचे गैराज में आ गया। कार में बैठकर सू चेन ने अपने लिए एक सिगरेट जलाई। धुआं उड़ाते हुए उसने आज के खर्चों का हिसाब लगाया। कपड़ों पर 120,000 युआन उड़ाए, खाने पर 200 से ज्यादा खर्च किए और 1888 युआन का हेयर स्टाइल बनवाया। बस आधे दिन में उसने
उसने 1 लाख युआन से ज्यादा उड़ा दिए थे। ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में वो पहले कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। क्या यही होती है एक अमीर इंसान की लाइफ? सिस्टम के आने के बाद भी सू चेन, जो हमेशा से कंजूसी और सिंपल लाइफ का आदी था, इस अचानक आए चेंज में पूरी तरह ढल नहीं पाया था। पर आज के इस खर्चे के बाद सू चेन को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी, पैसा होना सच में बहुत औसम चीज है। अब सू चेन के अंदर का कॉन्फिडेंस और बढ़ चुका था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। हाँ, मुझे पता चला कि तुमने सीधे घर पर ही डिलीवर करवा दिया, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। सू चेन अभी इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर से गाड़ी निकालकर बाहर ही आया था कि उसके पास चुन्यान का फोन आ गया। उसने बताया कि जो कपड़े उसने खरीदे थे वे डिलीवर हो चुके हैं। सू चेन, जिसने पहले द बंड पर घूमने का प्लान बनाया था, के पास अब घर लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब सू चेन वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि चुन्यान दरवाजे के सामने उकड़ू बैठी अपने फोन में बिजी थी। उसके पास ही एक छोटी सी नाजुक ट्रॉली खड़ी थी जो पूरी तरह कपड़ों के शॉपिंग बैग से भरी हुई थी। आज चुन्यान का लुक काफी इम्प्रेसिव लग रहा था। गोल्ड रिम वाले चश्मे, व्हाइट शर्ट के साथ पेंसिल स्कर्ट और ब्लैक काफ सॉक्स। वो पूरी तरह से यूथफुल एनर्जी से भरी लग रही थी। यंग मास्टर सू। चुन्यान तुरंत खड़ी हो गई। उसके खड़े होने का स्टाइल इतना अट्रैक्टिव था कि सू चेन देखता ही रह गया। वो एक परफेक्ट लाइट वेव जैसी डायनामिक मूवमेंट थी। सू चेन ने दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम्हें काफी वेट करना पड़ा ना? नहीं, मैं भी बस अभी आई हूँ। चुन्यान ने सू चेन को देखा, जो अब पूरी तरह से बदले हुए लुक में नजर आ रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। पहले के मुकाबले आज का सू चेन एकदम अलग लग रहा था, जमीन आसमान का फर्क। यही रीजन था कि चुन्यान अपनी नजरें सू चेन से हटा ही नहीं पा रही थी। सू चेन ने ट्रॉली पर रखे दर्जनों बैग्स पर एक नजर डाली। वो सीधा आगे बढ़ा और उसमें से 7 से 8 बैग्स खुद उठा लिए। पास खड़ी चुन्यान ने ये देखा तो उसने बाकी बचे हुए बैग्स जल्दी से संभाल लिए। खरीदे हुए कपड़ों को करीने से अलमारी में रखने के बाद सू चेन को मेड, नैनी वाली बात याद आई। चुन्यान, जब मेड्स की बात आती है तो क्या तुम्हारे पास कोई कनेक्शंस है? चुन्यान एक मोमेंट के लिए शॉक हुई पर तुरंत संभलते हुए बोली, जी यंग मास्टर सू, हमारी डोमेस्टिक सर्विस कंपनियों के साथ स्पेशल पार्टनरशिप्स है। आप कैसी मेड चाहते हैं? कोई 40 के आसपास की आंटी ढूंढो, काम में थोड़ी फुर्तीली और तेज हो, और सबसे जरूरी बात, उनका कैरेक्टर भरोसेमंद होना चाहिए। जैसा कि कहते हैं, इंसान का चेहरा देखा जा सकता है पर उसका दिल नहीं। सू चेन बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी धोखेबाज को घर में एंट्री मिले। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, परसों तक कोई अच्छी मेड मिल जाएगी। ये काम उतना अर्जेंट नहीं है, बस ध्यान रखना। इसके अलावा मुझे अगले 2-3 दिनों में अपने होम टाउन माउंटेन सिटी वापस जाना है। मुझे वहाँ 1-2 महीने रहना पड़ सकता है। तुम रेगुलरली हाउसकीपिंग टीम से यहाँ सफाई करवाते रहना, सू चेन ने सोफे पर लेटते हुए कहा। जब चुन्यान ने सुना कि सू चेन अपने होम टाउन वापस जा रहा है और वहाँ 1-2 महीने रहेगा तो उसने अपने होंठ चबाए। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, यंग मास्टर सू, क्या आपको मेरे साथ चलने की जरूरत है? सू चेन के मुंह से अचानक निकल गया, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने घर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलकर क्या करोगी? क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहती हो? ये सुनते ही चुन्यान का चेहरा एकदम लाल हो गया। उससे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। तुम अब नीचे जाओ, कोई काम होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। सू चेन समझ गया कि उसकी बात थोड़ी अजीब लग रही थी, इसलिए उसने जल्दी से चुन्यान को भेज दिया। जी यंग मास्टर सू। चुन्यान ने हल्का सा झुककर रिस्पेक्ट दी और वहाँ से चली गई। कार के ऑडियो सिस्टम से बजते म्यूजिक को सुनते हुए सू चेन कभी कभी गाने के साथ गुनगुनाने लगता था। इस वक्त सू चेन मैजिक सिटी से फॉग सिटी जाने वाले एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहा था। सू चेन ने फ्लाइट से जाने का प्लान बनाया था। वो काफी आसान था और कोई झंझट नहीं था, पर खुद अपनी कार चलाकर जाने में थोड़ा स्ट्रगल था। पूरे 17 घंटे की ड्राइविंग लगने वाली थी। दूसरी बात ये थी कि उसकी अपनी एस्टन मार्टिन इतनी आई कैचिंग थी। अगर वो इसे चलाकर घर ले जाता तो रिश्तेदारों के मन में अलग अलग ख्याल आना तय था। पर बाद में सू चेन ने सोच समझकर फैसला किया, टाइम के साथ वो और अमीर ही होता जाएगा और आगे चलकर उसका घर भी पूरी तरह बदल जाएगा। डरने से बेहतर है कि शुरुआत में ही कुछ अनसर्टेन फैक्टर से निपट लिया जाए। इंटरनेट के इस जमाने में सू चेन ने ऑनलाइन कई ड्रामेटिक इंसिडेंट्स देखे थे। जब कोई फैमिली अचानक अमीर हो जाती है तो सारे रिश्तेदार मक्खियों की तरह भिन भिनाने लगते हैं। घर की मरम्मत के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, जैसे बहाने हर जगह शुरू हो जाते हैं। बेशक ये सब सू चेन का अपना गेस था। उसकी यादों में उसके रिश्तेदार अभी भी काफी अच्छे थे, पर कहते हैं न कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। फॉगी कैपिटल फुजो शायद ज्यादातर लोगों के लिए जाना पहचाना नाम न हो, पर जब डब्ल्यू जैंग जाकाई की बात आती है
तो बहुत से लोग समझ जाते हैं कि ये जगह कहाँ है। सू चेन का होम टाउन फुजो के ठीक नीचे बसा एक छोटा सा शहर था। सू चेन सुबह 7 बजे निकला था। रास्ते में उसने सर्विस एरिया में 3 घंटे का रेस्ट भी लिया था। जब सू चेन ने फुजो एक्सप्रेसवे से एग्जिट लिया तो सुबह के 3 बज रहे थे। बिंजियांग रोड पर गाड़ी चलाते हुए सू चेन काफी थका हुआ लग रहा था, पर उन गगनचुंबी इमारतों स्काई स्क्रेपर्स को देखकर उसकी आंखों में हैरानी की चमक आ गई। मेरे होम टाउन में इतना बड़ा चेंज आ गया। ध्यान रहे, जब सू चेन काम की तलाश में बाहर निकला था तब फुजो एक गरीब इलाका हुआ करता था। शहर में ज्यादातर पुरानी बिल्डिंग्स थी और अच्छी सोसाइटीज बहुत कम थी। बस 4 साल में ही पूरा नजारा ही बदल चुका था। जिनका ग्रैंड होटल, शानदार गोल्डन गेट को देखते ही सू चेन ने बिना कुछ सोचे अपनी कार सीधे अंदर मोड़ ली। शायद सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए मेन गेट पर लगभग कोई नहीं था। कार पार्क करने के बाद सू चेन सीधे अंदर चला गया। रिसेप्शन पर एक लड़की सिर झुकाए अपने फोन में बिजी थी। हेलो ब्यूटी, सू चेन ने अचानक से कहा। उस लड़की की चीख निकलते निकलते बची। वो पूरे शरीर से कांप उठी, यहाँ तक कि जो फोन उसने हाथ में पकड़ा हुआ था वो डर के मारे टेबल पर छूट कर गिर गया। ये नजारा देखकर सू चेन थोड़ा एम्बेरास्ड होकर अपना सिर खुजलाने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या ये लड़की फोन में इतनी खोई हुई थी कि बिना कोई आहट सुने अचानक किसी को देखकर इतना डर गई। रिसेप्शनिस्ट भी संभलते हुए काउंटर पर झुके सू चेन को देखने लगी और उसने राहत की लंबी सांस ली। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। कोई बात नहीं सर, क्या आपको रूम बुक करना है? रिसेप्शनिस्ट लड़की अभी भी उस अचानक लगे झटके से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। इस वक्त सू चेन बस लेटना चाहता था और सुकून की नींद सोना चाहता था। सर, अभी हमारे पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव सिंगल रूम खाली है जिसका प्राइस 888 युआन है। सू चेन ने सुना तो उसने सीधे अपना आईडी कार्ड निकाला और लड़की के सामने रख दिया। फिर फोन निकालकर 200 युआन का एडवांस डिपॉजिट स्कैन कर दिया। जल्दी कर दो प्लीज, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। जी सर। सू चेन रूम कार हाथ में लिए रिसेप्शनिस्ट के बताए रास्ते से सीधे 15th फ्लोर पर चला गया। कमरे में पहुंचते ही सू चेन ने बिना शावर लिए सिर्फ अपने शूज उतारे और सीधे बेड पर गिर पड़ा। कुछ ही मोमेंट्स में सू चेन के खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। सोकर उठने के बाद सू चेन जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। सू चेन ने आवाज की तरफ देखा। उसे होटल की यूनिफॉर्म पहने एक हटे कटे स्ट्रॉन्ग फिगर वाला आदमी अपनी तरफ आते हुए दिखा। ये कौन है? अपनी तरफ आते आदमी को देखकर सू चेन ने अपनी आईब्रो थोड़ी सिकोड़ी। उसकी यादों में ऐसा कोई चेहरा नहीं था, लेकिन ये रोबदार आदमी उसका नाम जानता था। उस आदमी ने भी सू चेन की आंखों में कंफ्यूजन देख लिया और बिना बात घुमाए बोला, पुराने क्लासमेट्स कुछ साल क्या नहीं मिले, तू तो पहचान भी नहीं रहा। मैं लियू। सू चेन की आवाज अचानक तेज हो गई। सू चेन का इतना हैरान होना लाजमी था। लियू उसका हाई स्कूल का क्लासमेट था और दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, पर सू चेन की यादों में लियू एकदम सुखाड़ू और दुबला पतला बंदा था। उसके शरीर पर मांस तक नहीं था। वो सामने खड़े इस तगड़े और मस्कुलर आदमी से बिल्कुल अलग था। तू तो जानता ही है, पहले मेरे घर की हालत ठीक नहीं थी। सू चेन समझ गया कि उसका क्या मतलब था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर लियू की चेस्ट पर हल्का सा थपथपाया। अब तो सब बढ़िया चल रहा है, तू तो मैनेजर भी बन गया। अरे नहीं यार, कोई बड़ा अफसर नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल लॉबी मैनेजर हूँ। सू चेन, तू कब वापस आया? कल रात को 3 बजे फुजो पहुंचा था, तब से अभी तक सो ही रहा था। जैसे ही सू चेन ने अपनी बात खत्म की एंड उसी वक्त उसके पेट से जोरों के गुड़गुड़ की आवाज आई। लियू ने अपने सिर पर हाथ मारा। अरे यार सॉरी, मैं तेरा खाना लेट कर रहा हूँ। चल बुफे एरिया में चलते हैं, मुझे हर महीने 3 फ्री पासेस मिलते हैं, जितना मन करे उतना खा। उसकी ये गर्मजोशी देखकर सू चेन ने भी मना नहीं किया। हालांकि उसके रूम पैकेज में दोपहर का बुफे लंच पहले से शामिल था। सू चेन ने अपनी पसंद का थोड़ा बहुत खाना प्लेट में लिया और एक खाली टेबल पर बैठ गया। लियू भी उसके सामने बैठ गया। जब से तू शंघाई गया तेरा तो सबसे कांटेक्ट ही टूट गया। ये पिछले कुछ साल कैसे रहे? वहाँ क्या चल रहा है? चिकन लेग चबाने के बाद सू चेन ने उल्टा सवाल पूछा। तू अपनी सुना, तेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ की स्टोरी क्या है? ये सुनते ही लियू काफी एक्साइटेड हो गया। वो अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस शेयर करने लगा। वो भी कॉलेज नहीं जा पाया था। ग्रेजुएशन के बाद उसने एक बड़े रेस्टोरेंट में 2 साल तक अप्रेंटिस का काम किया। लियू की किस्मत अच्छी थी। उसकी मेहनत देखकर मैनेजर काफी इम्प्रेस हुआ। बाद में जब ये 4 स्टार जिनका ग्रैंड होटल खुला तो वो मैनेजर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया और लियू भी इस बहती गंगा में हाथ धोने में कामयाब रहा। वो मैनेजर यहाँ सीनियर मैनेजर बन गया और लियू को तराशने के लिए उसे डोरमैन से शुरुआत करवाई। लियू ने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और
और सिर्फ 2 साल में डोरमैन से लॉबी मैनेजर बन गया। लियू की बात सुनकर सू चेन मन ही मन सोचने लगा, इंसान को सही मौके और गॉडफादर की जरूरत होती है, वरना नॉर्मल लोगों का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये लंच पूरे 1 घंटे चला। ज्यादातर टाइम सू चेन अपने हाई स्कूल के बाकी क्लासमेट्स के किस्से सुनता रहा। कौन सी फीमेल क्लासमेट की शादी हो गई और बच्चे हो गए, कौन सा लड़का पिरामिड स्कीम यानी एक स्कैम में फंस गया, किसने कोई कांड कर दिया और जेल में सिलाई मशीन चला रहा है, और कौन सा बंदा छुपा रुस्तम रईसज़ादा निकला जो अब बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां घुमा रहा है। खाने के बाद सू चेन को अपने पुराने दोस्तों का मोटा मोटा आइडिया हो गया था। सू चेन ने टाइम देखा, दोपहर के 2 बज चुके थे। काफी देर हो गई है, मैं अब निकलता हूँ। ठीक है भाई। चेकआउट की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सू चेन लियू के साथ होटल से बाहर निकला। जैसे ही उसने होटल के बाहर कदम रखा, बाहर की गर्म हवा का एक तेज झोंका उससे टकराया। सू चेन ने अपने शरीर में गर्मी की एक लहर महसूस की। ये जगह तो सच में भट्टी जैसी तपक रही थी। अभी जुलाई ही हुई है और इतनी गर्मी है। क्या तू चाहता है कि मैं तुझे घर छोड़ने के लिए कोई गाड़ी अरेंज कर दूं? लियू ने कहा, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ। सू चेन की बात सुनकर लियू थोड़ा हैरान हुआ। उसने सू चेन को देखा पर ज्यादा कुछ पूछा नहीं। उसने बस चुपचाप सिर हिलाया और सू चेन को पार्किंग लॉट की तरफ जाते देखने लगा। लियू मुड़कर अंदर नहीं गया। उसे भी उत्सुकता थी कि सू चेन की कार कैसी दिखती है। जल्द ही एक येलो कलर की एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। कार की विंडो नीचे हुई और लियू को वो जाना पहचाना चेहरा दिखा। पुराने दोस्त, मैं अब निकलता हूँ, जब भी फ्री हो कांटेक्ट करना। इतना कहकर सू चेन ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि लियू शॉक में वही का वही खड़ा रह गया। वो खुद एक डोरमैन रह चुका था, इसलिए उसे गाड़ियों की पाई की नॉलेज थी। वो अपने पुराने क्लासमेट को अच्छे से जानता था, जिसने मैजिक सिटी में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। इस वक्त सू चेन थोड़ा प्राउड महसूस करते हुए गुनगुना रहा था। आखिरकार उसने अपने पुराने क्लासमेट के सामने थोड़ा भौकाल जमाया ही था। वो फीलिंग सच में बहुत औसम थी। अब जाकर उसे समझ आया कि नॉवेल्स के प्रोटैगनिस्ट्स अमीर होने के बाद हर जगह शो ऑफ करने और लोगों को एंट दिखाने के इतने शौकीन क्यों होते हैं। लगभग 5 मिनट तक ड्राइव करने के बाद सू चेन को अचानक कुछ याद आया। उसके पेरेंट्स ने 2 साल पहले फुजो में एक घर खरीदा था। पता नहीं वे वहाँ शिफ्ट हुए भी है या नहीं। गाड़ी को सड़क किनारे पार्क करके सू चेन ने अपना फोन निकाला और अपनी मम्मी को कॉल लगाया। फोन में रिंग बजने लगी। फोन की रिंगटोन सुनकर सू चेन के मुंह से अनजाने में ही हंसी छूट गई। लगभग 7-8 सेकंड रिंग बजने के बाद कॉल पिक हुआ। हाँ बेटा। दूसरी तरफ से चेन शख्सियन की आवाज आई और साथ में कुछ और आवाजें भी मिक्स होकर आ रही थी। 3 कैरेक्टर और 5 बांस। लो, मैं जीत गई। मम्मी, आप फिर से महाजोंग खेल रही हो? अरे तो क्या हुआ, छुट्टियां ही तो चल रही है। सोसाइटी की कुछ पड़ोसियों के साथ खेल रही हूँ। कोई काम था क्या? सू चेन ये सुनकर थोड़ा स्पीचलेस हो गया। उसकी मम्मी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में काम करती थी, एकदम पक्की कैंटीन शेफ। उनके पास महाजोंग खेलने के अलावा और कोई शौक नहीं था। ये सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि महाजोंग उनके खून में बसा था। शायद सिचुएन और चौंकिंग के लोगों की हड्डियों में ये खेल रचाप सा होता है। सू चेन ने बिना देर किए सीधे कहा, मम्मी, मैं फुजो वापस आ गया हूँ। क्या बेटा, तू वापस आ गया? चेन शख्सियन की आवाज अचानक कई गुना तेज हो गई। हाँ, मैं अभी बिंजियांग रोड पर हूँ। ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आपने जो घर खरीदा था वो कहाँ पर है? अरे वो बिंजियांग रोड पर ही तो है, शंघाई रिवर्स एंड माउंटेन्स सोसाइटी में। सू चेन ये सुनकर हैरान रह गया। क्या ये वही सोसाइटी नहीं है जो जिनका होटल से ज्यादा दूर नहीं है? अभी तो वो वहीं से गाड़ी चलाकर निकला था। पता चला कि वो दूसरी बार वहाँ से गुजर गया और अपने घर के अंदर कदम तक नहीं रखा। समझ गया मम्मी, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। इतना कहकर उसने सीधे फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ चेन शख्सियन ने कट चुके कॉल को देखा। थोड़ी एक्साइटेड होकर उसने अपनी 3 ताश महाजोंग पार्टनर से कहा, चलो चलो अब खेल बंद करते हैं, मेरा बेटा वापस आ गया है। शख्सियन, तुम्हारा लाडला बेटा आखिरकार आ ही गया। लगता है उसने बहुत पैसे कमाए हैं। हम तो हमेशा तुमसे सुनती आई है कि तुम्हारा बेटा कितना होशियार और शानदार है। चलो बाद में हम भी उससे मिलने चलते हैं। हाँ, तुम्हारा बेटा इस साल 24 का हो गया है ना? हम सब देखने चलती है। लगे हाथ ये भी देख लेंगे कि उसके लिए कोई सही बहू मिल जाए। कहते हैं न कि अधेड़ उम्र की औरतों को दूसरों के फटे में टांग अड़ाने में मजा आता है। वे तीनों हमेशा चेन शख्सियन से उसके बेटे की तारीफें सुन सुन कर पक चुकी थी। उनके कानों में गट्टे पड़ गए थे। सच तो ये है कि उन तीनों ने आपस में चुगली भी की थी। अगर सू चेन सच में इतना होशियार है तो उसका किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इस बार जब उन्हें मौका मिला था तो वे चेन शख्सियन को कैसे छोड़ देती? चेन शख्सियन का चेहरा ये सुनकर थोड़ा उतर गया। उन तीनों की मीठी बातों के पीछे की सच्चाई वह जानती थी। वे तो बस उसका मजाक
बनते देखना चाहती थी। अपने घर की असलियत से बढ़कर कौन किसे जानता है। इस मोमेंट पर चेन शख्सियन का मन किया कि वो खुद को ही थप्पड़ मार ले कि उसने इतनी डंगे क्यों हाकी, पर इसमें उसकी पूरी गलती भी नहीं थी। आखिरकार कौन माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा दूसरों की नजर में अच्छा बने। क्या हुआ शख्सियन, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर सही न लगे तो रहने दो, उनमें से एक ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा। चेन शख्सियन ने ये सुना तो न जाने क्यों उसका ईगो जाग उठा। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आंटी लोग ही तो रिश्ता करवाने में मदद करती है, आप लोग जरूर आओ। चेन शख्सियन ने हाँ कर दी। बाकी तीनों के चेहरों पर एक चालाक स्माइल आ गई। तुरंत ही वे चारों टी हाउस से बाहर निकल आई। सड़क किनारे छतरी पकड़े खड़ी एक आंटी बोली, शख्सियन तुम्हारा बेटा गाड़ी चलाकर आया है क्या? हाँ शायद, चेन शख्सियन ने अनिश्चित होकर कहा। दिन का सबसे गर्म टाइम था। सड़क पर सामने वाली लेन में कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। तभी दूर से एक पीले रंग की लग्जरी एसयूवी धीरे धीरे आती हुई दिखी। क्या तुम्हें लगता है कि वो कार शख्सियन के बेटे की हो सकती है? नंबर प्लेट भी शंघाई की ही है, और जरा गाड़ी का डिजाइन तो देखो, साफ पता चल रहा है कि करोड़ों की होगी। सू चेन का बेटा इतनी लग्जरी कार कैसे अफोर्ड कर सकता है? चेन शख्सियन ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने सुना ही न हो। उसने अपना सिर ऊंचा किया और दूर देखने लगी। वो ढूंढना चाहती थी कि सू चेन कहाँ रह गया। अरे रुको, ये कार यूटर्न लेकर हमारी तरफ ही क्यों आ रही है? सबकी नजरें उस पीले रंग की लग्जरी एसयूवी पर टिक गई। जल्द ही कार उन औरतों के ग्रुप के ठीक सामने आकर रुक गई। गाड़ी की विंडो नीचे हुई और चेन शख्सियन का जाना पहचाना चेहरा उनकी नजर में आया। मम्मी, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी कड़क धूप में आपको गर्मी नहीं लग रही? और ये साथ में कौन लोग हैं? सू चेन ने अपनी मम्मी के पास खड़ी औरतों को देखकर कंफ्यूजन में पूछा। चेन शख्सियन ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। ड्राइवर सच में उसका बेटा सू चेन ही था। ये तुम्हारा बेटा है? पास खड़ी तीनों औरतों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। चेन शख्सियन ने बड़े प्राउड के साथ स्माइल किया। हाँ बेटा, ये तुम्हारी आंटी लोग हैं। सू चेन ने उनको ग्रीट किया, फिर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप जल्दी कार में बैठो, बाहर बहुत भयंकर गर्मी है। ये सुनते ही चेन शख्सियन ने तुरंत कार का डोर खोला और अंदर बैठ गई। बैठते ही वो कार के इंटीरियर और डेकोरेशन को देखने लगी। अरे वाह, ये सीट बैठने में इतनी कंफर्टेबल क्यों है? बिल्कुल मसाज चेयर जैसी लग रही है। बाहर खड़ी तीनों औरतें न आगे बढ़ पा रही थी न पीछे। चेन शख्सियन ने उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस देखे और थोड़े टॉन्ट वाले अंदाज में बोली, तुम तीनों भी जल्दी ऊपर आ जाओ। तुम लोगों ने पहले कभी ऐसी लग्जरी कार में राइड नहीं ली होगी। चलो आज मेरा बेटा तुम्हें थोड़ा घुमा लाता है। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अरे नहीं नहीं, रहने दो, हम नहीं जा रहे। तुम्हारा बेटा अभी अभी वापस आया है, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। इतना कहकर चेन शख्सियन ने कार की विंडो ऊपर चढ़ाई और अपनी गाड़ी को सोसाइटी के अंदर जाते देखने लगी। उनमें से एक आंटी ने कार की तरफ थूका, पता नहीं गाड़ी रेंट पर ली है या क्या? इतना क्या इतराना, जरा देखो तो सही। चेन शख्सियन ऐसे सीना फुलाकर बैठी थी जैसे करोड़ों की मालकिन हो। जिसे नहीं पता होगा वो तो यही समझेगा कि उसका बेटा किसी बड़ी कंपनी का बॉस है। हो सकता है बस किसी दूसरे का ड्राइवर हो जो दूसरों की गाड़ियां चलाता है। भले ही वे तीनों ऊपर से बुराई कर रही थी, पर उनकी आंखों में साफ जलन और एनवी दिख रही थी। दूसरी तरफ सू चेन अपनी मम्मी के बताए रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए गराज के एक टेम्परेरी पार्किंग स्पॉट में ले गया। गाड़ी पार करने के बाद चेन शख्सियन ने सू चेन को नर्वस होकर देखा और पूछा, एक्सायो चेन, सच सच अपनी माँ को बता, इस कार का क्या सीन है? क्या ये रेंट पर ली है? इतनी लग्जरी गाड़ी का तो बहुत किराया लगता होगा, तू इतना फालतू खर्चा क्यों कर रहा है? सू चेन ने अपनी मम्मी के सवालों की झड़ी सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। उसने आर्मरेस्ट बॉक्स से एक नोटबुक, गाड़ी के पेपर्स निकाली और अपनी माँ की तरफ बढ़ा दी। चेन शख्सियन ने शॉक होकर पेपर्स लिए और उन्हें खोला। उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। एक्सायो चेन, ये कार सच में तेरी है? इस पर तो मेरे बेटे का ही नाम लिखा है, पर ये एस्टन मार्टिन बहुत महंगी है क्या? उसने थोड़ा माथा सिकोड़कर पूछा। ज्यादा महंगी नहीं है, फुल कैश देकर खरीदी है। सू चेन ने अपनी मम्मी के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचते ही सू चेन अभी सोफे पर बैठा ही था कि उसने अपनी मम्मी को देखा। चेन शख्सियन हाथ में एक डंडा लिए उसके पास आई और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगी। क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे डंडा लेकर खड़ी हो? डर लग रहा है। सू चेन सोफे पर थोड़ा पीछे खिसक गया। एक्सायो चेन, मैंने
अभी फोन पर चेक किया, तेरी ये कार 3,30,00,000 युआन से भी ज्यादा की है। 30 लाख से भी ज्यादा। तेरे पापा और मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और कभी इतना पैसा नहीं देखा। तू बस कुछ ही सालों में लाखों कमाने लग गया। सच सच बता, तूने कोई इल्लीगल या गलत काम तो नहीं किया ना? बोलते बोलते चेन शख्सियन की आंखों में आंसू आ गए। अपनी मम्मी की बातें सुनकर सू चेन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। जब वो घर आ रहा था तो उसे पता था कि घर वालों के सवालों का सामना करना पड़ेगा, पर ये इतनी जल्दी हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। मम्मी आप रो मत, मैंने कोई इल्लीगल काम नहीं किया है। ये सारे पैसे मैंने खुद कमाए हैं, एकदम साफ सुथरे और लीगल तरीके से। जहाँ तक रीजन का सवाल था, सू चेन घर आने से पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी मम्मी को बताया कि उसने शंघाई के एक बड़े शेयर मार्केट के दिग्गज स्टॉक मार्केट टाइकून के साथ मिलकर स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे और वहीं से ये कमाई हुई है। फिलहाल यही इकलौता लॉजिकल रीजन था जो वो दे सकता था। तू सच कह रहा है ना? तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? चेन शख्सियन को अभी भी थोड़ा डाउट था। बिल्कुल सच है मम्मी, ये सारा पैसा मैंने शंघाई के एक बड़े इन्वेस्टर के साथ स्टॉक ट्रेडिंग करके कमाया है। एकदम लीगल सोर्स है, आप टेंशन मत लो। स्टॉक ट्रेडिंग? पर कोई बड़ा बंदा तुझे अचानक अपने साथ स्टॉक ट्रेडिंग में क्यों शामिल करेगा? अरे मम्मी, उसकी एक लंबी कहानी है। सू चेन ने झूठी सांस भरते हुए कहा। चेन शख्सियन ने डंडा सोफे पर सू चेन के बगल में पटका, जिससे सू चेन डर के मारे सिहर उठा। कहानी लंबी है तो आराम से बैठकर पूरी बात बता। भले ही उसकी मम्मी का ये सख्त रूप डरावना लग रहा था, पर सू चेन जानता था कि ये एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार और फिक्र जताने का तरीका है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जाए। दरअसल बात ज्यादा लंबी नहीं है। जब मैं शंघाई में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था तो अनजाने में मैंने एक खोए हुए बच्चे को ढूंढने में मदद की थी, और जिस बंदे ने मेरी स्टॉक मार्केट में मदद की वो उसी बच्चे का बाप था। सू चेन का ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद चेन शख्सियन ने थोड़ी देर उसे ध्यान से घूरा, फिर हाथ से डंडा नीचे रख दिया। एक्सायो चेन, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर लालच में आकर कभी अपनी लिमिट्स मत भूलना। उसकी वजह से तूने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं। अब सही टाइम पर रुकना सीख और समझदारी दिखा। चेन शख्सियन ने बहुत ही सीरियस होकर समझाया। सू चेन अपनी मम्मी की ये बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। उसकी नजर में उसकी माँ हमेशा से एक नॉर्मल और सिंपल महिला रही थी, पर उनकी इस बात में काफी गहराई थी। उनकी नजर तो हमेशा घर परिवार के मामलों में ही उलझी रहती है। अचानक उनकी सोच इतनी बड़ी कैसे हो गई? सू चेन का ये हैरान एक्सप्रेशन देखकर चेन शख्सियन ने जोर से हुंकारा भरा। सू चेन होश में आते ही घबराकर बोला, मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं वापस आने से पहले ही अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स निकाल चुका हूँ। तो अब तेरे पास टोटल कितना पैसा बचा है? ये सुनते ही सू चेन को याद आया कि आखिरकार ये माँ है और सिचुएन चौंकिंग के इलाकों में औरतें ही घर की असली मालकिन और पैसों की तिजोरी संभालने वाली होती है। ज्यादा नहीं है, बस 2,60,000 युआन, 2,60,000 बचे हैं। सू चेन को अब थोड़ा अफसोस भी हुआ कि काश उसने दोपहर में पिछले 2 दिनों की अर्निंग्स न निकाली होती। चेन शख्सियत ने अपना बड़ा सा हाथ आगे फैलाया। 2 लाख युआन मुझे ट्रांसफर कर दे, मैं संभाल कर रखूंगी, जब जरूरत होगी तुझे दे दूंगी। बाकी के 60,000 प्लस अपने पास रख। सू चेन पहले थोड़ा रजिस्ट करना चाहता था, पर जैसे ही माँ ने सोफे के पास रखा डंडा वापस उठाया, उसने तुरंत बिना देर किए 2 लाख युआन माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। चेन शख्सियन के फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आते ही उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। मेरा प्यारा बेटा, बता आज रात क्या खाएगा? माँ तेरे लिए वही बनाएगी। मुझे ब्रेस्ट पोक, पोरक और स्वीट्स और पोक रिब्स खाने हैं, बाकी आप जैसा सही समझो बना लो। अपनी माँ के हाथों के खाने के स्वाद को सू चेन काफी टाइम से मिस कर रहा था। ठीक है, मैं अभी जाकर सब्जियां ले आती हूँ। चेन शख्सियत ने बास्केट उठाई और बाहर निकल गई। जब वे लोग आए थे तब माँ ने बताया था कि सोसाइटी के ठीक नीचे एक बड़ा सुपरमार्केट है जहाँ ग्रोसरी शॉपिंग बहुत आसान है। अपनी माँ को जाते देखकर सू चेन सोफे पर आराम से लेट गया। सिस्टम स्टेटस, होस्ट सू चेन, बिगिनर गॉड ऑफ वेल्थ, एक्सपीरियंस पॉइंट्स 3,25,000 बटा 1,000,000 विथड्रॉएबल वेल्थ 14,086 युआन। एक्सपीरियंस पॉइंट्स को अचानक 3,25,000 तक पहुंचा देखकर सू चेन झटके से सोफे पर उठ बैठा। क्या जो 2 लाख युआन मैंने अभी मम्मी को ट्रांसफर किए हैं वे भी सिस्टम के खर्चे में काउंट हो गए? अगर ऐसा है तो अभी सू चेन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके माइंड में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, सिस्टम में एक लूप होल वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट हुआ है, पैचिंग स्टार्ट की जा रही है। पैचिंग कंप्लीट। होस्ट को बग फिक्स गिफ्ट पैक दिया जा रहा है। हालांकि सिस्टम बग को फिक्स कर दिया गया है, पर कंपेंसेशन के तौर पर होस्ट ये गिफ्ट पैक क्लेम कर सकता है। बग गिफ्ट पैक ओपन करो।
कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको लॉन्गिंग टेक्नोलॉजीज के 51% शेयर्स मिले हैं। लॉन्गिंग टेक्नोलॉजीज, अभी सू चेन थोड़ा कंफ्यूज ही था कि उस कंपनी की सारी डिटेल्स उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी। जानकारी डाइजेस्ट करने के बाद सू चेन खुशी के मारे हंस पड़ा। लॉन्गिंग टेक्नोलॉजीज एक जानी मानी साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कंपनी थी, जिसे दुनिया के टॉप क्लास कंप्यूटर एंथुजियास्ट ने मिलकर 6 साल पहले स्टार्ट किया था। अब ये इंडस्ट्री की लीडर बन चुकी थी और दुनिया की दर्जनों टॉप क्लास मल्टीनेशनल कंपनियां इसकी क्लाइंट्स थी। फिलहाल इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $500 मिलियन, लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। अगर ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती तो इसकी वैल्यू और आसमान छूती। बस एक ही बात थी, ये कंपनी सिलिकॉन वैली के हार्ट में स्थित थी। कंपनी की शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट्स आए थे वे एक मिस्टीरियस फाउंडेशन से आए थे और सू चेन को जो शेयर्स मिले थे वे उसी फाउंडेशन के हिस्से के थे। सिस्टम के मुताबिक ये शेयर्स पूरी तरह लीगल थे और किसी भी सरकारी जांच को आसानी से पास कर सकते थे। सू चेन ने सिस्टम के इन्वेंट्री वेयरहाउस से शेयर सर्टिफिकेट्स निकाले और उन्हें देखा, पर उसे एक वर्ड भी समझ नहीं आया। सब कुछ इंग्लिश में लिखा था। उसने एक नजर फेरी और उन्हें वापस सिस्टम इन्वेंट्री में रख दिया। जहाँ तक कंपनी चलाने का सवाल था, सू चेन का बिजनेस ऑपरेशंस में पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उसे बिजनेस का बीफ भी नहीं आता था। उससे बेहतर था कि वो चुपचाप ईयर एंड डिविडेंड्स, वार्षिक मुनाफा का वेट करे। आज का दिन सच में बहुत बढ़िया है। जो सोच रहा हूँ सब पूरा हो रहा है। सू चेन सोफे पर लेटे लेटे गुनगुनाने लगा। उसी वक्त सब्जियां लेने गई चेन शख्सियन भी ढेरों बैग्स हाथ में लटकाए वापस आ गई। गुनगुना रहा सू चेन अपनी माँ को देखते ही तुरंत चुप हो गया और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। चेन शख्सियन ने सोफे पर लेटे सू चेन को देखा और चिल्लाई, अगर सोना ही है तो जाकर अपने कमरे में सोना। सू चेन तुरंत सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। अरे हाँ, मैंने तो अभी तक अपना नया घर ठीक से देखा ही नहीं। मम्मी, मेरा कमरा कौन सा है? चेन शख्सियन ने किचन से सिर बाहर निकालकर बंद दरवाजे वाले एक कमरे की तरफ इशारा किया। वो वाला कमरा रोज साफ किया जाता है। अलमारी में ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी रखा है। सू चेन एक्साइटमेंट में उस कमरे की तरफ बढ़ा और डोर खोला। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 10 स्क्वायर मीटर का। इंटीरियर एकदम सिंपल था, एक 2 मीटर का बेड और एक सिंगल वार्डरोब। पर फिर भी सू चेन को एक अजीब सी गर्माहट और अपनेपन का एहसास हुआ। शाम को किचन से आती खाने की खुशबू सूंघकर सू चेन के मुंह में पानी आ रहा था। मम्मी, पापा कब तक वापस आएंगे? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। सू चेन किचन के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और पूछा, बस आते ही होंगे। उनका रोज का यही टाइम है घर आने का। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, मैंने इस एपिसोड पर कोई भी लाइक या कमेंट का टारगेट नहीं रहा है, पर अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो यार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।